हेलो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो प्लांट फिजियोलॉजी से रहने वाली है। प्लांट फिजियोलॉजी से तुम्हें पता है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। पूरी प्लांट फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सिर्फ सीरीज करेंगे, ठीक है। हम ना कोई डिस्क्रिप्शन करेंगे ना हम कोई एक्सप्लेनेशन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सीरीज करेंगे मेन। तो सबसे पहले देखो, आज जो यूनिट मैं शुरू करने वाली हूँ वो यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। सबसे पहले देखो, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो हमारा फर्स्ट लेसन आता है वो फर्स्ट लेसन कौन सा आता है, फोटो सिंथेसिस इन हायर प्लांट। क्या आता है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। सबसे पहले देखो, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन सबको पता है क्या होती है। फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल जो रिएक्शन होती है 6CO2 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे क्या बन जाता है, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, बाहर की साइड रिलीज हो जाते हैं। ये क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए थे, वो एक्सपेरिमेंट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था, इन्होंने क्या लिया था, KOH सॉल्यूशन लिया था। तो यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके लिए लिया था इन्होंने, KOH सॉल्यूशन लिया था। और किया किसके लिए था, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और किसके लिए, लाइट की नेसेसिटी के लिए, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद है जो सेकंड एक्सपेरिमेंट रहा वो कौन सा रहा था, प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट रहा। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट रहा वो कौन सा रहा, प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट रहा। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्सीजन को डिस्कवर करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। किसको डिस्कवर्ड किया था, ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किया था। और इनका जो एक्सपेरिमेंट रहा था वो किस पर रहा था, मिंट प्लांट पर रहा था, ठीक है। एयर की नेसेसिटी के बारे में इन्होंने बताया था, क्या लिया था, मिंट प्लांट लिया था और रेट लिया था और एक बेल जार के अंदर रखा था, प्लस में इन्होंने क्या ली थी, कैंडल ली थी। उसके बाद है अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो था वॉन सैक एक्सपेरिमेंट। जो थर्ड एक्सपेरिमेंट रहा, थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, वॉन सैक एक्सपेरिमेंट। वॉन सैक एक्सपेरिमेंट, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैकेराइड के लिए फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स हैं वो किसकी फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते हैं, वो बताया था वॉन सैक्स एक्सपेरिमेंट। क्या होता है वॉन सैक एक्सपेरिमेंट, इसमें देखो सैक से याद रखना, ट्रिक से बता रही हूँ, किससे बता रही हूँ, ट्रिक से। सैक सैक से याद रखना, इन्होंने किसके बारे में बताया था, सैकेराइड्स के बारे में बताया था। यानी जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये इन्होंने बताया था। उसके बाद है TW एंजलमैन। TW एंजलमैन, इन्होंने किसके बारे में बताया था, इन्होंने व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रा लिया था, क्या लिया था, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रा लिया था। और इसको क्या किया था, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रा को पास किया था किससे, थ्रू प्रिज्म। और जब उन्होंने प्रिज्म से पास किया तो कितनी कलर में, 7 कलर में क्या हो गया था, ये डिस्पर्स्ड हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी लाइट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो कौन सी लाइट होती है, रेड और ब्लू कलर की लाइट होती है।
रेड और ब्लू कलर की लाइट में प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बनता है, नील साइंटिस्ट ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। तो नील ने किसके बारे में बताया था, ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने बताया था अगर मान लिया ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो कीमोसिंथेसिस करेंगे। जैसे अगर H2O नहीं है या कोई भी प्रोडक्ट H2A की जगह यहाँ पे सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे प्लांट फिर भी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। किसकी फॉर्म में, CH2O की फॉर्म में ही क्या करेगा, फूड स्टोर करेगा। ये भी एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट भी नील जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था, और उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से एसेंशियल होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, दो टाइप के पिगमेंट होते हैं। एक कौन से होते हैं, असेसरी, और एक क्या होते हैं, नेसेसरी। दो टाइप के पिगमेंट होते हैं, एक कौन से होते हैं, नेसेसरी, और दूसरे कौन से होते हैं, असेसरी, ठीक है। नेसेसरी पिगमेंट कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनोइड्स, ये क्या होते हैं, नेसेसरी पिगमेंट होते हैं। असेसरी यहाँ पे कौन कौन हो जाएंगे, असेसरी यहाँ पे हो जाएंगे, बाकी इनको छोड़ के जितने भी क्रोमेटोफोर्स हैं, जितने भी क्रोमेटोफोर्स हैं, क्रोमेटोफोर में यानी जो कलर गिविंग है, जैसे क्या आ जाएगा, प्लास्टोसाइनिन आ जाएगा या फ्यूकोजेंथिन आ जाएगा, या यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाइकोएराथ्रीन आ जाएगा, या दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जितने भी क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए को छोड़ के क्लोरोफिल बी सी डी ई, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, एसेसरी पिगमेंट के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ यूनिवर्सल पिगमेंट। क्या बोला जाता है क्लोरोफिल ए को, इट्स अ यूनिवर्सल पिगमेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इट्स अ यूनिवर्सल पिगमेंट। क्यों बोला जाता है इसको यूनिवर्सल पिगमेंट, हर एक ग्रीन प्लांट के अंदर, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया है, जो भी फोटोसिंथेसिस करता है, सबके अंदर क्लोरोफिल ए जरूर मिलेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट। उसके बाद है यूनिवर्सल नेसेसरी, कैरोटीनोइड। कैरोटीनोइड को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ यूनिवर्सल नेसेसरी पिगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल नेसेसरी नहीं, इट्स अ यूनिवर्सल असेसरी पिगमेंट। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल असेसरी पिगमेंट। नेसेसरी पिगमेंट ये है, और असेसरी पिगमेंट कौन सा होता है, कैरोटीनोइड। जहां क्लोरोफिल ए होगा वहां पे कैरोटीनोइड जरूर होगा। क्या काम होता है कैरोटीनोइड का, कैरोटीनोइड क्या करता है कि अगर मान लिया 680 से ऊपर की लाइट आती, मान लिया ये क्या है, क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर में, और लाइट कितनी आ गई, 680 नैनोमीटर से इससे ज्यादा की लाइट आ गई, तो ये कैरोटीनोइड क्या होते हैं, इसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं क्वांटासोम की फॉर्म में। तो ये क्या करेंगे, इस वेवलेंथ को, जैसे ये क्या हो गए, कैरोटीनोइड्स हो गए, ये क्या करते हैं, वेवलेंथ को एडजस्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, वेवलेंथ को एडजस्ट करने का काम करते हैं, यानी बिलो 680 नैनोमीटर की लाइट को भी क्या करेंगे, ये पास करेंगे, इससे ज्यादा की लाइट को पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, पिगमेंट के बारे में हो गया। एक और आता है, अगर इनके बेस पर डिफरेंस देखें भी, क्लोरोफिल ए कैरोटीनोइड और इनमें क्या डिफरेंस है,
अगर हम बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स की, तो कैरोटीनॉइड्स किससे बना है? एक तो किससे बना है? ज़ैंथोफिल, और दूसरा होता है कैरोटीन। एक किससे बना है? ज़ैंथोफिल, और दूसरा किससे बना हुआ है? कैरोटीन से बना हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? H40 H C40 H56, C40 क्या होता है? H56। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगली। अब मेन डिफरेंस क्या होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में मेन डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे देखो, क्लोरोफिल ए और क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोफिल ए है ये कैसा कलर देती है? ब्लू ग्रीन कलर देती है, और जो क्लोरोफिल बी है ये कैसा कलर देती है? येलो ग्रीन कलर देती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C55 C56 H72 O6 N4 Mg। ठीक है, उधर से इसका फॉर्मूला क्या होता है? C55 H70 O6 N4 Mg, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कितना होता है? C55 H70 C55 H72 O6 N4 Mg। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लोरोफिल बी का C55 H70 O6 N4 और Mg। अब यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है? देखो, दोनों में कॉमन क्या है? N4 N4। इसमें क्या है? ये Mg Mg। तो इन दोनों में जो रिएक्शन सेंटर है वो कौन होता है? रिएक्शन सेंटर कौन होता है इसमें, या रिएक्शन एलिमेंट ये भी बोल सकते हो, या सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल मेटल एलिमेंट कौन होता है इसके अंदर? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, सेंट्रल मेटल कौन होता है? सेंट्रल मेटल आयन कौन होता है इसके अंदर? मैग्नीशियम होता है। दोनों क्लोरोफिल में क्या होती है? 2 पायरोल रिंग होती है। क्या होती है? 2 पायरोल रिंग होती है। क्लोरोफिल ए में CH3 होता है सेकेंड पायरोल रिंग पर, और इसमें क्या होता है? CHO ग्रुप होता है। ये क्या होता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, 2 पायरोल रिंग है N4, और जैसे इसमें जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है? जैसे एक मैग्नीशियम है 4 नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और 2 इसके अंदर क्या हो जाएगी? फिर पायरोल रिंग हो जाएगी। ये होता है। जब भी हम कलर को या पिगमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो किसके अंदर करते हैं? क्रोमेटोग्राम के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? क्रोमेटोग्राम के अंदर किया जाता है। ठीक है, यहां से आगे चले। इसके बाद देखो, अब नेक्स्ट है, ये हो गया किससे रिलेटेड? पिगमेंट से रिलेटेड। पिगमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी रिसेंट नर्सिंग एग्जाम में आया था, और किसके अंदर आया था? नीट के अंदर भी आया था। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन है? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन होता है? एंथोसाइनिन। कौन सा होता है? एंथोसाइनिन होता है। और अगर इसी से क्वेश्चन और होता है, जो फ्लावर कलर गिविंग पिगमेंट कौन सा होता है? वो भी कौन सा होता है? एंथोसाइनिन होता है। ठीक है, बाकी क्या होते हैं? लिपिड सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, क्या होते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जो किसी भी पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। फोटो सिस्टम कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, फोटो सिस्टम 1 और कौन सा होता है? फोटो सिस्टम 2। यहाँ पे देखो, जो फोटो सिस्टम 1 है ये कितना होता है? PS 700 नैनोमीटर।
सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, और PS कितनी होती है 680 नैनोमीटर। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी लोकेशन से। लोकेशन क्या होती है, ये अगर हम क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, ग्रेना, यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रोमा लैमेला। तो जो फोटो सिस्टम 1 है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे होता है फोटो सिस्टम 2, यहाँ पे क्या होता है, फोटो सिस्टम 1। तो स्ट्रोमा लैमेला के अंदर कौन सा प्रेजेंट है, स्ट्रोमा लैमेला के अंदर कौन सा प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 1, और ग्रेना के अंदर कौन सा प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2। इस एक पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इस एक पार्ट को हम थाइलाकोइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थाइलाकोइड भी बोल सकते हैं। उसके बाद है, ये किसमें होता है, नॉन एप्रेस्ड पार्ट के अंदर होता है, और ये किसके अंदर होता है, एप्रेस्ड पार्ट के अंदर होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, एप्रेस्ड पार्ट के अंदर होता है। ये 700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाद दोनों के दोनों किसमें टेक पार्ट करते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। क्या डिफरेंस होता है मेन, अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक और दूसरा कौन सा होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक में क्या होता है, दोनों फोटो सिस्टम 1 भी और फोटो सिस्टम 2 भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक में क्या होता है, ओनली फोटो सिस्टम 1 इंक्लूड होता है। यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट है वाटर का स्प्लिटिंग होता है। यहाँ पे क्या होगा, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, और यहाँ पे नो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ATP और NADPH2 दोनों बनते हैं, बोथ फॉर्म, लेकिन इसके अंदर साइक्लिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन बनता है, ATP की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी फॉर्मेशन होती है, ATP की फॉर्मेशन होती है। मोर बेनिफिशियल कौन सा होता है इसमें से, साइक्लिक, क्योंकि ये क्या करता है, सीधा ATP की फॉर्मेशन करता है। इसमें NADPH2 बनते हैं। अगर NADPH2 बनेंगे तो इनको किसके अंदर जाना पड़ेगा, ETS के अंदर जाना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। उसके अंदर ये किसको फॉलो करते हैं, जेड स्कीम को फॉलो करते हैं, और ये जेड स्कीम को फॉलो नहीं करते। ये कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है किसमें, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के अंदर, जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है, अगर हम अगली बात करें, अगला क्या होता है, साइकिल। अब यहाँ से सीधे सीधे से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, सबसे पहली जो साइकिल है वो कौन सी साइकिल होती है, C3 साइकिल। C3 साइकिल, C3 साइकिल को क्या बोला जाता है, केल्विन साइकिल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको, C3 ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, 3 कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। अब वो 3 कार्बन कंपाउंड, इसमें क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, PGA बनता है। कितने स्टेप होते हैं इसमें, 3 स्टेप होते हैं केल्विन साइकिल के अंदर। कौन कौन से स्टेप होते हैं, पहला जो स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, किसका यूज करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं। क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके RuBp प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कौन से एंजाइम की हेल्प से, रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे क्या बना देते हैं, एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देते हैं, यानी 6 कार्बन कंपाउंड 2
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसके फॉर्मेशन कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन गया, रुबिस्को की हेल्प से। अब ये रुबिस्को क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। रुबिस्को, रुबिस्को क्या होता है, इट्स अ मोस्ट abundant compound, most abundant protein on earth, ठीक है। या पूरी होल बायोस्फीयर पर मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन, और बोल सकते हो मोस्ट एबेंडेंट क्या है ये, एंजाइम्स है, किस पर, अर्थ पर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन से स्टेप पर होता है, फर्स्ट स्टेप पर, दैट इज कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन किसका रिडक्शन होता है, यहाँ पे NaDH2 का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन के अंदर NaDH2 का यहाँ पे रिडक्शन होके और ATP का यहाँ पे क्या बन जाएगा, शुगर की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ट्राइओज फॉस्फेट से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे स्टार्च की, या किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, शुगर की फॉर्मेशन हो जाती है। कितने ATP यूज करता है ये, यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH2 का क्या करता है, ये यूज करता है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा से अगेन क्या बन जाएगा, यहाँ पे RUBP की फॉर्मेशन हो जाएगी, 5 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। एक किसका यूज होगा, NADPH2 का यूज होगा, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, यहाँ पे 2 NADPH2, सॉरी यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, 1 ATP का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा, 1 ATP का यूज हो जाएगा। तो एक केल्विन साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, पहले ये देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। केल्विन साइकिल के कितने टर्न चलते हैं, 6 टर्न चलते हैं। केल्विन साइकिल के कितने चलते हैं, 6 टर्न चलते हैं। तो अगर केल्विन साइकिल के 6 टर्न्स चलेंगे तो यानी कितने यूज हो जाएंगे, अगर इसके 6 टर्न चलेंगे तो कितने हो जाएंगे। सबसे पहले देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड को अगर फिक्स करता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने, 3 ATP और 2 NADPH2 का यूज होता है। कितने टर्न्स होते हैं इसके, 6 टर्न होते हैं। 6 टर्न होते हैं तो यानी कितनी फिक्स होगी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, फिक्सेशन होगा। अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा तो मल्टीप्लाई कर लो, 18 ATP और 12 NADPH2 का क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि सुक्रोज बनानी है, यहाँ पे सुक्रोज बनाने के लिए क्या हो जाएगा, सुक्रोज का क्या फार्मूला होता है, C11H22। तो यानी क्या हो जाएगा, डबल अमाउंट, यानी 36 ATP और 24 NADPH2 की का यूज होगा, किसको, केल्विन साइकिल को रन करने के लिए, ठीक है। तो केल्विन साइकिल हो गई। केल्विन साइकिल के बाद कौन सी आती है, C4 साइकिल। करो इसको रन। अब देखो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते, कितने स्टेप होते हैं, कितने ATP, कितने NADPH2 यूज होते हैं, 6 टर्न होंगे तो कितने यूज होंगे, सुक्रोज बनाएगा तो कितने होंगे, इस तरह से। उसके बाद आता है C4 साइकिल। C4 साइकिल को क्या बोलते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हैच एंड स्लैक पाथवे। सीधा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। C4 क्यों बोलते हैं इसको, क्या रीजन है, यानी इसके अंदर क्या बनता है, 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। C4 साइकिल रन करती है किसमें, 2 में। एक कौन सी होती है, मेसोफिल सेल, और दूसरी कौन सी होती है, बंडल शीथ सेल। अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन आया है, कौन से में किसका यूज होता है, मेसोफिल सेल में। चलो इसको मैं बना के ही दिखा देती हूँ। ये क्या है,
ऊपर ये क्या होती है मीजोफिल सेल, नीचे क्या होती है बंडल शीथ सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है बंडल शीथ सेल्स और यहाँ पे क्या होती है ऊपर कौन सी होती है मीजोफिल सेल, नीचे क्या होती है बंडल शीथ सेल। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि यहाँ पे से क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या होता है पी फोस्फोइनोल पाइरुवेट होता है। फोस्फोइनोल पाइरुवेट क्या है, कितना होता है 3 कार्बन कंपाउंड होता है। किसका यूज करके, एक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या बना देगा, 3 कार्बन कंपाउंड से कितना बना देगा 4 कार्बन कंपाउंड, यानी C4 एसिड बन जाएगा। यहाँ से 3 कार्बन कंपाउंड ये हो गए, एक कार्बन कंपाउंड ये हो गया। एंजाइम कौन सा यूज होता है, मैं साइड में लिख रही हूँ, कौन सा एंजाइम यूज होता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। कौन सा होता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट एंजाइम का यूज होता है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मीजोफिल सेल में किसका यूज होता है, ये है मीजोफिल सेल। कौन सा एंजाइम का यूज होता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। C4 एसिड बन गया। C4 एसिड किस में ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो नीचे दिखाई दे रही है बंडल शीथ सेल है। अब C4 एसिड से क्या हो जाएगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की साइड रिमूव हो जाएगी, यानी डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। दोबारा से क्या बन जाएगा, C3 एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो C3 एसिड दोबारा से क्या होगा, अब किस में ट्रांसपोर्ट करेगा, मीजोफिल सेल में, और इसका फिक्सेशन हो जाएगा। तो C3 एसिड बन गया, यानी यहाँ पे क्या की केल्विन साइकिल रन की। तो इसमें पूछा जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है वो कौन से स्टेप पे होता है, वो कौन से पे होता है, यहाँ पे बंडल शीथ सेल में। यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होता है, रूबिस्को। ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी, कौन से बंडल शीथ सेल में, मीजोफिल सेल में कहाँ रूबिस्को यूज होता है, C4 साइकिल में कहाँ पे यूज होता है, बंडल शीथ सेल के अंदर होता है रूबिस्को एंजाइम। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जब केल्विन साइकिल चलती है तो कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट, 3 एटीपी और 2 किसकी रिक्वायरमेंट होती है, NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीधा सा क्वेश्चन क्या है, 3 एटीपी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 2 NADPH2, 2 एटीपी और 1 NADPH2 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो जाएगी। तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 एटीपी और 3 NADH2 C4 एसिड बनाने के लिए, C4 साइकिल को रन करने के लिए यहाँ पे चाहिए। फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, किसमें चलती है, मीजोफिल सेल में, बंडल शीथ सेल में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सी में, मीजोफिल सेल में फोस्फोइनोल पाइरुवेट एंजाइम का यूज होता है और बंडल शीथ सेल्स में रूबिस्को एंजाइम का यूज होता है। इसमें 3 एटीपी 2 NADPH थे, इसमें 2 एटीपी और 1 NADH2, तो टोटल यहाँ से निकल आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो C4 है वो किसको शो करते हैं, C4 शो करते हैं क्रैंच एनाटॉमी को। किसको शो करते हैं, क्रैंच एनाटॉमी को शो करते हैं। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रैंच एनाटॉमी का मतलब होता है कैसी कंडीशन, एक रेथ कंडीशन। कैसी कंडीशन, एक रेथ कंडीशन, यानी जो एक हार्श कंडीशन के अंदर रहते हैं। क्रैंच एनाटॉमी को कौन शो करते हैं, एक तो ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर, ग्रेमिनी फैमिली में असेप्ट किसको छोड़ के, व्हीट और राइस को छोड़ के बाकी सभी किसको शो करते हैं, शुगर केन हो जाएगा, मेज हो जाएगा, सीरियल्स हो जाएगा, वो सब किसको शो करते हैं, क्रैंच एनाटॉमी को शो करते हैं, रेथ कंडीशन को शो करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाते हैं C4 साइकिल से। फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट C4 प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, वहाँ क्या था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वहाँ पे 3 एटीपी 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट थी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, यहाँ पे 5 एटीपी और कितने 3 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है C2 साइकिल। C2 साइकिल क्या होती है, C2 साइकिल को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ से भी बड़ा सीधा क्वेश्चन, C2 साइकिल को क्या बोला जाता है, फोटो रेस्पिरेशन बोला जाता है, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। क्या होते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम। अब तक किसका यूज कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में है तो रूबिस्को ज्यादा सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए।
अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है तो वो किसके लिए सेंसिटिव है, ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज करेगा और एक C2 कंपाउंड बनेगा, यानी क्या बनेगा, एक 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज फोस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फोस्फोग्लाइकोलेट। कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं इसमें, वही रुबिस्को की हेल्प से क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक फोस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, फोस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा, यानी 2 कार्बन ग्लाइकोलेट बन जाएगा, यानी एक फोस्फोग्लिसरिक एसिड एक फोस्फोग्लाइकोलेट। ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये क्या होता है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है। लेकिन यहाँ पे यूज किसका होगा, जो RUBP है वो ऑक्सीजन का यूज करेगी। अब इसको क्या बोलते हैं, जो फोटो रेस्पिरेशन है इसको बोला जाता है एक वेस्टफुल प्रोसेस। एक वेस्टफुल प्रोसेस क्या होता है, क्यों वेस्टफुल बोल रहे हैं भाई, क्या कोई काम नहीं किया इसने, क्यों वेस्टफुल बोलते हैं, ना तो इसमें क्या होती, नो ATP और NADPH2 फॉर्म्ड, ना तो किसी NADPH2 और ATP का यूज होता, ना किसी वाटर का स्प्लिटिंग होता, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक वेस्टफुल प्रोसेस बोला जाता है। किस टाइप का, लाइट के प्रेजेंस में अगर प्लांट क्या कर रहे हैं, रेस्पायरेशन कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है फोटो रेस्पायरेशन बोला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि भाई जब एक ग्रुप ऑफ फैक्टर्स में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है अगर उसको फॉलो करे, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसका मतलब है कि भाई हर एक, मान लिया क्या है, लिमिटिंग फैक्टर कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, pH वैल्यू हो जाएगी, टेम्परेचर हो जाएगा, यानी प्लांट इन्हीं ऑप्टिमम कंडीशंस पर काम करेगा, इन्हीं लिमिटिंग फैक्टर पर काम करेगा, लेकिन अप टू अ सैचुरेशन लिमिट। एक ऑप्टिमम pH पर ही प्लांट के एंजाइम एक्टिव होंगे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए प्लांट को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए, वाटर क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए शो चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए चाहिए, तुम्हें पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसके लिए चाहिए, कार्बोक्सिलेशन या C3 साइकिल के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है C3 और C4 में से अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी रेट किसका ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी रेट किसका हाई है, तो प्रोडक्टिविटी रेट किसका हाई होता है, C4 का ज्यादा होता है। C4 का प्रोडक्टिविटी रेट C3 से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि C4 में NPP = GPP होता है, लेकिन इसके अंदर C3 के अंदर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी = ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी -R, इससे गुजरना पड़ता है उसको, रेस्पिरेशन लॉस से गुजरना पड़ता है। ये इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को कर लोगे तो तुम्हारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा।